रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम कोई लेक्चर रिकॉर्ड करने नहीं जा रहे, बल्कि जैसे कि आपको व्हाइट बोर्ड पे आज का टॉपिक नज़र आ रहा होगा कि आज हम आपके सामने क्या शेयर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो गेस्ट पेपर है 2021 और 22 के स्टूडेंट्स के लिए जो सेशन करंट अब इसके एग्जाम्स होने जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स के हम ये गेस्ट पेपर आपसे शेयर करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। आप सबको मालूम है कि आपका पेपर जो है इस साल किस पैटर्न पर आ रहा है, चूंकि आप सब तक मॉडल पेपर पहुंच चुका होगा। तो मैं यहाँ पे फिर भी एक छोटी सी जो है उसको रिकॉर्ड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आइडेंटिफाई हो जाए कि आप लोगों ने कितनी देर के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करना है। पेपर का टाइम ड्यूरेशन तो वही 3 घंटे का है। और आप देखें कि जो एमसीक्यूज का पार्ट है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का पार्ट है और डिटेल आंसर क्वेश्चंस का पार्ट है, उसकी वेटेज क्या क्या है जरा गौर कीजिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं दैट इज फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज जो है आपके एग्जाम में ये 29 आएंगे। 29 एमसीक्यूज आपके एग्जाम में होंगे और ये 29 के 29 एमसीक्यूज आपने करने होंगे। इनकी वेटेज भी 29 की होगी, यानी ये जो होंगे ये 29 मार्क्स के ही होंगे। इसके लिए आपको हाफ एन आवर मिलेगा, आधा घंटे का टाइम आपको मिलेगा। 29 एमसीक्यूज होंगे, 30 मिनट्स आपको मिलेंगे इसके लिए। और 29 एमसीक्यूज बहुत गौर से और ध्यान से करने हैं। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक बात वाज़ेह कर दूं कि एमसीक्यूज को करते वक्त चाहे आप किसी भी लेवल पे मौजूद हो, आप एक बात का लाजमी ख्याल रखें कि जब आप एमसीक्यूज का कोई आंसर मेंशन करते हैं तो वो आंसर हतमी होना चाहिए। यानी कि आप ये ना हो कि पहले आपने ऑप्शन नंबर ए लिखा, फिर थोड़ी देर के बाद आपको ये ख्याल आया कि नहीं ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आप ए को रिमूव करके या फिर ए को जो है वो आप करेक्शन फूड यूज करके मिटा के फिर आप लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपने, क्योंकि अगर आप करेक्शन करते हैं तो करेक्शन करने पे वो एमसीक्यू आपका यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपका वो रॉन्ग ही तस्वुर होगा, उसको रॉन्ग किया जाएगा। कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमने तो सारे एमसीक्यू सही किए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो रिजल्ट है वो एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो बेटा इस किस्म की गलतियां हो जाती हैं, इसी वजह से वो रिजल्ट एज पर योर एक्सपेक्टेशन नहीं आ पाता। कि एमसीक्यूज के अंदर आप जो भी आंसर लिख रहे हैं उसे सिर्फ एक मर्तबा लिखें, बार बार रब करके उस आंसर को करेक्ट ना करें। क्योंकि अगर एक मर्तबा भी आप करेक्ट कर रहे हैं मिटा के या काट के या करेक्शन फ्रूट यूज करके, उस सूरत में वो आंसर आपका रॉन्ग ही कंसीडर किया जाएगा। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एसएक्यूज। ये आपके पास टोटल जो गिवन होंगे वो 11 होंगे, यानी एग्जाम में 11 आएंगे। 11 में से आपने कोई से भी 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। और आपने चूंकि 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो ये वाला पार्ट आपका 7 4s are 28 मार्क्स। ये वाला पोर्शन एसएक्यूज का आपका 28 मार्क्स का होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन की वेटेज 4 मार्क्स की होगी। 11 में से आपने 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फिर हम बात करते हैं डीएक्यूज यानी कि डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस की। डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस आपको 3 मिलेंगे, तीन दिए जाएंगे, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ देम। आपको कोई से भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन की वेटेज जो है वो 9 मार्क्स होगी। इस तरह से चूंकि आप 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो दोनों क्वेश्चंस की वेटेज मिलाकर 18 मार्क्स की बनेगी। सो 29 + 28 + 18 इक्वल्स टू टोटल मैक्सिमम मार्क्स विल बी 75। ये आपका प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का पेपर की टोटल वेटेज आपके सामने मौजूद। खास ख्याल रखना है, ध्यान से पेपर करना है। कुछ स्टूडेंट्स इस किस्म की एक्टिविटी कर देते हैं पेपर के अंदर सॉरी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करने जा रहे होते हैं, 5 सवाल एक जगह करते हैं, फिर डिटेल आंसर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5 सवाल के बाद फिर 2 सवाल डिटेल आंसर्स के बाद करते हैं। इस तरह से आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब हो जाती है। और चूंकि चेकर एक फ्लो में चेक कर रहा होता है तो
बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस की वजह से, यानी कि एक मैथ्स वाली सूरत हाल क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से मार्क्स पॉसिबल है कि कम हो जाए। तो लिहाजा जब आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कर रहे हो तो कोशिश ये करें कि उसको वहीं पर वाइंड अप करें। और अगर आप वाइंड अप कर रहे हैं तो कोई चीज आपके जहन में नहीं आ रही, फॉर द टाइमिंग आप कंफ्यूज हो चुके हैं, आप चाह रहे हैं कि आप डिटेल आंसर क्वेश्चंस पर आ जाए क्योंकि टाइम भी वेस्ट नहीं करना, तो उस सूरत में आप उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए और डिटेल आंसर करने के बाद उसको दोबारा से गो थ्रू करें। और अगर आपको डिटेल आंसर का पार्ट अटेम्प्ट करने के बावजूद वो 2 या 3 क्वेश्चन जिसके लिए आपने स्पेस छोड़ा था वो आपको अगर नहीं भी याद आते तो आप उस पेज के ऊपर खुद क्रॉस लगा दीजिए और लिख दीजिए कंटिन्यू, पेपर इज कंटिन्यू। इससे होगा ये कि उसको एक मैसेज डिलीवर हो जाएगा कि पेपर खत्म नहीं हुआ बल्कि पेपर अभी कंटिन्यू है। इसी तरह से एक गलती जो अमूमी तौर पे देखने में आती है, जो हमारे यहाँ प्रीलिम्स में और जो स्कूल के और बोर्ड के आपके जो सेंटर्स वगैरह में जो पेपर्स होते हैं कॉलेज वगैरह में लोग हमारे पेपर्स, उसके अंदर ये देखा जाता है कि बच्चे जो है वो एमसीक्यूज को शफल कर देते हैं। यानी इस तरह से शफलिंग हो जाती है कि पहले 1 2 फिर 5 6 9 8 इस तरह से वो नंबरिंग करना शुरू कर देते हैं, जबकि एमसीक्यूज को ये करने का तरीका बिल्कुल गलत है। एमसीक्यूज जब किए जाते हैं तो उसकी मार्किंग बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर के अंदर की जाती है और इस तरह से पूरे 29 तक जाते हैं। जो आंसर आ रहा होता है उसके आंसर को उसके आगे मेंशन करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अंडरलाइन करें, पहले अंडरलाइन करें फिर आंसर लिखें या आंसर लिख के अंडरलाइन करें। डायरेक्ट आप आंसर लिख दें ऑप्शन के साथ कि कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन बी सही है तो ऑप्शन बी लिख दें, ऑप्शन डी सही है तो ऑप्शन डी लिख दें। इस तरह से आप ये आंसर मेंशन कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप, तो लाजमी है यहाँ पर ये कि आप उसको उसी सीक्वेंस में रखें ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब चलते हैं अपनी गेस्ट पेपर की तरफ कि हमारा गेस्ट पेपर जो है वो हम जो बनाया है वो पास पेपर्स को देखते हुए बनाया। बहरहाल दिस इज अ गेस्ट पेपर। कोशिश ये की है कि पास पेपर्स को देखते हुए हम वो क्वेश्चंस लें कि जो इस साल एग्जाम में आ सकते हैं। आ सकते हैं का मतलब है कि ये गैस है, टोटली गैस पेपर है कि हम अंदाजन कह सकते हैं कि ये क्वेश्चंस इस साल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बाकायदा और आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और डिटेल आंसर क्वेश्चंस का रिव्यू दें। तो व्यूअर्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें वो है डिफाइन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज की जो वेरियस काइंड्स हैं, अलग अलग इकसाम हैं, उन इकसाम को आपने डिफाइन करना है। छोटी छोटी 2 से 3 लाइन के अंदर हर एक इंडस्ट्री को आपने एक्सप्लेन करना है। यानी अगर आप इसके अंदर कोई सी भी 4 इंडस्ट्रीज को अगर मेंशन कर दें डेफिनेशन के साथ, दैट विल बी इनफ। यानी आपको 7 से 8 इंडस्ट्रीज की पूरी टाइप्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आप 2 से 3 लाइन के अंदर 4 कोई सी भी इंडस्ट्रीज को अगर सिलेक्ट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन की वेटेज 4 मार्क्स है, इस हिसाब से अगर आप 4 इंडस्ट्री को की एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं 3 से 4 लाइंस के अंदर ईच, तो दैट विल बी इनफ। सेकंड क्वेश्चन इज राइट 4 क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। सक्सेसफुल बिजनेसमैन की 4 कोई सी भी खुसूसियात आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट डाउन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। जो बिजनेस फॉर्म्स हैं ओनरशिप की, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनके नाम लिखने हैं आपने। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में डिफाइन द टर्म्स मुशारका एंड मुदारबा। ये पार्टनरशिप के चैप्टर के अंदर टॉपिक मौजूद है मुशारका मुदारबा का, तो ये वाला क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा। ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस की जो एडवांटेजेस हैं, जो खुसूसियात हैं, वो आप लिखेंगे, यानी जिसके फायदे हैं, फायदों के बारे में आपने यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे चूंकि वेटेज इसकी 4 मार्क्स की है, लिहाजा कोई सी भी 4 मेरिट्स जो है आप पार्टनरशिप बिजनेस की यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, राइट इट्स वेरियस कंटेंट्स। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी से चैप्टर क्वेश्चन लिया गया है आपके। और प्रोस्पेक्टस क्या है, इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। अगर डेफिनेशन याद नहीं तो आप प्रोस्पेक्टस को अपने ओन वर्डिंग के अंदर, जो कि हमारे लेक्चर के अंदर भी मौजूद है, आप 2 से 3 लाइन के अंदर आप उसको एक्सप्लेन करें
और उसके बाद इसके कोई से भी जो आसान आसान आपको लगते हैं, वैसे सारे ही इसके कंटेंट्स आसान है, तो उसमें से आप कोई से भी 4 से 5 कंटेंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, प्रोस्पेक्टस की हेडिंग अलग आएगी और जो इसके वेरियस कंटेंट्स है उसकी हेडिंग आप अलग डालेंगे, फिर आप उसके लाइन वाइज कंटेंट्स लिखेंगे। Question number 7 is differentiate between memorandum of association and article of association. यहाँ पे कोई से भी 4 डिफरेंस आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मेंशन करेंगे। यहाँ जगह की कमी की वजह से मैंने एमओए और एओए लिख दिया। यहाँ पे आप पहले हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फिर उसके बाद आप लाइन ड्रॉ करके, मार्जिन ड्रॉ करके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अलग एक्सप्लेन करेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अलग एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह से तकरार के साथ, यानी कि एक डिफरेंस इधर आएगा, दूसरा डिफरेंस उसके जो कॉन्ट्ररी होगा, जो उसके मुकाबले पर होगा, वो उसके सामने आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की कोई सी भी 4 खुसूसियात आपने लिखनी है जो कि हमारी बुक के अंदर मौजूद। क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की यानी बाजारकारी की अहमियत क्या है, इस पे आपने कोई से भी 4 पॉइंट्स लिखने हैं। 4 लाइंस का मतलब सिर्फ 4 लाइंस नहीं होता, बल्कि एक कंप्लीट स्टेटमेंट होती है। अगर आपकी एक स्टेटमेंट 2 से 3 लाइन में आ रही है तो उससे परेशान नहीं होना है, बल्कि वो पूरी स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। तो लिहाजा आप यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखेंगे मार्केटिंग की अहमियत पे। क्वेश्चन नंबर 10 इज स्टेट द मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, डिफाइन एनी वन ऑफ देम। मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, या हमारे पास आप समझ लेंगे प्रिंट मीडिया है, अदर मीडियाज हैं, तो उनमें से आप किसी एक को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी अगर आप टेलीविजन को कर रहे हैं तो टेलीविजन की फवायद लिख दें। अगर आप जो है वो बाय पोस्ट को या सैम्पलिंग को आप या विंडो ड्रेसिंग को, किसी भी एक पॉइंट को आप डिस्कस कर सकते हैं, डिफाइन एनी वन ऑफ देम। लेकिन मॉड्स आपने सारे लिखने हैं एडवर्टाइजमेंट। नंबर 11 डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में फर्क को वाज़ेह करना है, यानी 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं जिसमें एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी को डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेयरहाउसेस। वेयरहाउसेस की जो 4 टाइप्स हैं, बॉन्डेड वेयरहाउसेस, प्राइवेट वेयरहाउसेस, कस्टम वेयरहाउसेस और गवर्नमेंट वेयरहाउसेस, पब्लिक वेयरहाउसेस। ये जो वेयरहाउसेस की टाइप्स हैं, इनकी 4 टाइप्स को आपने यहाँ पे लिखना है और उसको 2 से 3 लाइंस में एक्सप्लेन करना है हर एक को। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन 4 क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल सेल्समैन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो है वो वाज़ेह कर दूं कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन में और सक्सेसफुल सेल्समैन की क्वालिटीज में। तो यहाँ पे सक्सेसफुल सेल्समैन की क्वालिटीज डिफरेंट है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन की क्वालिटीज डिफरेंट है। तो लिहाजा ये इन दोनों चीजों को आपने जो है वो मिक्स नहीं करना है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन अलग क्वालिटीज का हामिल है, सक्सेसफुल सेल्समैन जो है वो अलग क्वालिटीज का हामिल है। क्वेश्चन नंबर 14 इज नेम द वेरियस डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन एक्सपोर्टिंग गुड्स। यानी किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो पूरी लिस्ट बुक के अंदर मौजूद है। जो लोग बच्चे नोट्स से पढ़ रहे हैं वो नोट्स के अंदर उनको ये लिस्ट मिलेगी, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी, लेकिन यहाँ आपने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। यहाँ पे आपने सिर्फ नाम लिखने, एज मेंशन नेम, नाम लिखने हैं। और इसी तरह से अगर लिखा हुआ है एनलिस्ट, ENLIST, एनलिस्ट द नेम्स ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन एक्सपोर्टिंग गुड्स, उस सूरत में भी आपने सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखने हैं। अच्छा, यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे जाते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आया हम नाम तरतीब से लिखें जिस तरतीब से बुक में है, या हम वो नाम जो है वो शफल कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो प्रोसीजर के अंदर आप शफलिंग नहीं कर सकते, आप डॉक्यूमेंट्स को के जो नाम है उसके अंदर आप शफलिंग कर सकते हैं। इससे आपके आंसर की जो वेटेज होगी उसमें किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर है नंबर 15 पॉइंट डिफाइन इंश्योरेंस, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स। इंश्योरेंस को डिफाइन करना है, व्हाट इंश्योरेंसेस, और उसकी जो टाइप्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, उनमें से कोई से भी आप 3 या 4 टाइप्स ले लीजिए, उनको हर एक को 2 से 3 लाइन के अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 16 इज डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। बिजनेस फाइनेंस के चैप्टर के अंदर ये आंसर मौजूद है इसका कि आप शेयर्स और डिबेंचर्स के 4 डिफरेंसेस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो शेयर्स और डिबेंचर्स हैं उनमें कौन कौन से डिफरेंसेस मौजूद है, उनमें से कोई से भी 4 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस की इंपॉर्टेंस
पे कोई से भी 4 पॉइंट्स आपने मेंशन करने हैं बिजनेस फाइनेंस की अहमियत पर। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, एनलिस्ट द काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स की जो टाइप्स हैं उन टाइप्स को आपने यहाँ पे एनलिस्ट करना है, यानी कि आपने लिखना है कि जॉब लेटर्स हैं, सेल्स लेटर्स हैं, सेल्स प्रमोशन लेटर्स हैं, सर्कुलर लेटर्स हैं, इनके नाम लिखने हैं। एनलिस्ट का मतलब है नाम लिखना, तो इनके नाम आपने लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी चैप्टर से है, राइट डाउन द काइंड्स ऑफ इंक्वायरी लेटर्स। इंक्वायरी लेटर्स की जो फर्दर टाइप्स हैं आपने वो लिखनी है, और उनके साथ साथ आपने हर एक को 2 से 3 लाइनों के अंदर, यानी 2 से 3 लाइंस के अंदर आपने उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 20 इज राइट अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो 4 तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बाय रोड, बाय रेलवे, बाय वाटरवेज एंड बाय एयरवेज, इनको आपने जो है वो हेडिंग भी देनी है इनकी, और साथ साथ हर एक को 2 से 3 लाइंस के अंदर एक्सप्लेन भी करना है। डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस। The first question is describe the basic considerations before starting a new business। यानी बिजनेस जब हम कोई नया स्टार्ट करने जा रहे होते हैं उस वक्त हमें प्रोबेबली कौन कौन से डिफिकल्टीज का, कौन कौन से बैरियर्स का सामना करना पड़ सकता है, उस बारे में हमने यहाँ पे लिखना है कि वो कौन कौन से प्रोबेबल पॉइंट्स हो सकते हैं, बैरियर्स हो सकते हैं जो कि एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने में हमें फेस करने पड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, बुक के अंदर मौजूद हैं, उनके बारे में तफसील से लिखना है। पार्टनरशिप के चैप्टर से लिया गया है ये क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट इज डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की डिसोल्यूशन के, यानी पार्टनरशिप फर्म के खत्म होने की जो बात हो रही है कि कौन कौन सी सूरत हाल के अंदर पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूट होती है, उस बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है तफसीलन। Question number 4 is how joint stock company can be formed। joint stock company किस तरह से बनती है, यानी स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन ऑफ joint stock company यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है डिस्क्राइब द सर्विसेज रेंडर्ड बाय होलसेलर टू रिटेलर। होलसेलर 2 लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, अमूमी तौर पे प्रोड्यूसर को और रिटेलर को। तो इस साल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो ये है कि सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर जो है वो आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 इज ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इंपोर्टिंग गुड्स। यहाँ प्रोसीजर की बात हो रही है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्ट के लिए कौन से यूज होते हैं। यहाँ पे हम प्रोसीजर की बात करेंगे कि प्रोसीजर जो है वो क्या है गुड्स को इंपोर्ट करने का। तो यहाँ पे जब प्रोसीजर की बात आ रही है तो याद रखिएगा कि प्रोसीजर के अंदर हम पॉइंट्स को शफल नहीं कर सकते, बल्कि पॉइंट्स की अरेंजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ मायने रखती है कि अगर एक पॉइंट ऊपर का नीचे हो गया, या नीचे से आप फर्स्ट पॉइंट को आप थर्ड पॉइंट पे ले आए और फिफ्थ पॉइंट को आप सेकंड पॉइंट पे ले आए, तो उससे जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 7 इन डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस इज डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। ये क्वेश्चन जॉइंट स्टॉक कंपनी का है। जितने ज्यादा आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं, एटलीस्ट आप 7 to 8 डिफरेंसेस जो है वो एटलीस्ट मेंशन जरूर कीजिए इसमें, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आंसर में आ रहा है। फिर नंबर 8 क्वेश्चन इज व्हाट इज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राइट इट्स फंक्शंस। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में आपने बताना है कि ये डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना होगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। फिर उसके फंक्शंस भी आपने एक्सप्लेन करने हैं कि उसके फंक्शंस जो है वो क्या है, वो किस किस्म के उमूर अंजाम देता है, उसका मकसद क्या है बनाने का, कौन से काम अंजाम दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाई बिजनेस शुड बी नेसेसरीली इंश्योर्ड नाउअडेज। बिजनेस आजकल का क्यों ये जरूरी है कि इंश्योर हो, यानी कि इंश्योर होना क्यों जरूरी है, यानी कि आपने इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बतानी है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन को इस तरह ट्विस्ट भी किया जा सकता है कि सवाल आ जाए व्हाई बिजनेस शुड बी नेसेसरीली इंश्योर्ड नाउअडेज, या इस किस्म की कोई और स्टेटमेंट पूछी जा सकती है जिसके अंदर आप इंश्योरेंस के फायदे बताएंगे, इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करेंगे डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस इन डिटेल। बिजनेस फाइनेंस जैसे कि आपको मालूम है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस 2 कैटेगरीज हैं, फिर उसकी सब हेडिंग्स मौजूद है बुक के अंदर, नोट्स के अंदर। तो लिहाजा यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जो सब हेडिंग्स हैं उनके साथ उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और साथ ही साथ ये मत भूलिएगा कि बिजनेस फाइनेंस को पहले एक्सप्लेन करें, उसके बाद उसके सोर्सेज को एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ पे लेके चलना है। Number 11th question is briefly explain the qualities 7 C's of a good business letter।
यानी जो 7 C's हैं, कर्टेसी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, इस तरह 7 C's जो मौजूद हैं आपकी इस चैप्टर में, उन 7 C's को आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है हेडिंग वाइज। इसमें भी आप तरतीब शफल कर सकते हैं, जाहिर सी बात है कि इसमें कोई ऐसी मैंडेटरी नहीं है कि आप उसको अरेंजमेंट में लिखें, क्योंकि अलग अलग ऑथर्स ने जो उनको लिखा है वो उनकी शफलिंग करके लिखा है, लिहाजा यहाँ पे भी इसकी कोई अहमियत नहीं है कि आप उसको शफल ना करें, शफल कर सकते हैं। नंबर 12, ड्रॉ द फुल ब्लॉक स्टाइल स्केच ऑफ बिजनेस लेटर। आपने खाका बनाना है, यहाँ पे आपने एक आप समझ लीजिए कि स्केच डिजाइन करना है, एक नमूना स्पेसिमेन बनाना है एक अच्छे बिजनेस लेटर का। बिजनेस लेटर किस तरह का होता है, यानी पहले हेडिंग, फिर उसके बाद डेट और बॉडी ऑफ सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, ये सब चीजें तब आपने जो है अरेंज फॉर्म में लिखनी है, यानी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ सकती, इसके अंदर शफलिंग नहीं हो सकती। ये आपने उसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में आपकी बुक के अंदर और आपके नोट्स के अंदर मौजूद। तो उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और एग्जाम्स के दिन करीब है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। वीडियो के एंड में आप सबका बहुत शुक्रिया और ये कहना चाहूँगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो एटलीस्ट अपने कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। मैं देखता हूँ कि मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे होते हैं लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते। तो आपके कमेंट्स जो हैं, मैं ये नहीं कहता कि आपके कमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव ही हो, तारीफें ही हो, आप कमेंट्स के जरिए ये बताइए कि कहाँ पे बेहतरी लाने की जरूरत है, कौन से एरियाज ऐसे हैं जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं, कौन से एरियाज ऐसे हैं जिसके जरिए से हम मजीद बेहतरीन वीडियोस आपके लिए मैं आपके लिए ला सकूं। तो लिहाजा अपने कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह किया कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। जब तक आप वीक पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे अपने व्यूज को, तब तक हम बेहतरी नहीं ला सकेंगे। तो कोशिश ये करें कि आप अपने पॉइंट्स दें, अपनी कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें, ताकि आपके उन कमेंट्स को देखते हुए हम अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर बना सकें। कोई ऐसी चीज़ आप देखना चाह रहे हैं वीडियो में, कि मिसाल के तौर पे कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप देखना चाह रहे हैं, तो काइंडली उसको भी आप हाईलाइट करें। पॉसिबल हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर उस पॉइंट को भी हाईलाइट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।